रसोई घर में जूठे बर्तन के ढेर के आगे शिल्पा को आज माँ की बहुत याद आ रही थी। आज अगर उसकी माँ होती तो क्या उसकी तबीयत खराब होने पर भी उससे घर के काम करवाती। सास और माँ में फ़र्क तो होता है ना। अगर सास भी माँ बन जाए तो माँ को कौन याद करे। यही सब सोचते हुए शिल्पा ने बर्तन मांजना शुरू कर दिया। बैंक में काम करने वाली शिल्पा का गर्भावस्था का चौथा महीना चल रहा था। वैसे तो घर और दफ्तर का काम वो बखूबी करती थी, पर बीच बीच में तबीयत खराब होने पर उसका काम करने का बिल्कुल मन नहीं होता था। आज भी ऐसा ही एक दिन था। उसने दफ्तर से ये सोचकर छुट्टी ली थी कि वो घर पर थोड़ा आराम करेगी, पर उसकी सास ने उसे ये कहकर उठा दिया कि थोड़ी देर में उसकी मौसी सास और मौसा ससुर आने वाले हैं। शिल्पा के विवाह को 2 साल हो चुके थे। देव से उसका रिश्ता उसके पिता की मौसी ने करवाया था। उसकी माँ की 4 साल पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। घर में पिता कैलाश जी और बड़ा भाई पंकज था। माँ के अचानक से गुजर जाने पर पिता को गहरा सदमा लगा था। अपने घर को बिखरता देख वो खुद टूट से गए थे। दोनों भाई बहन भी पिता को देख परेशान रहते। पंकज ने पिता के कारोबार को संभाल लिया था। शिल्पा ने भी पढ़ाई पूरी कर बैंक की परीक्षा देकर नौकरी पा ली थी। जीवन की गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर आ गई थी। उसके पिता भी बच्चों की सफलता से बहुत खुश थे। आखिर उनकी माँ भी अपने बच्चों की सफलता ही तो चाहती थी। रिश्तेदार अब कैलाश जी को बच्चों की शादी की सलाह देने लगे थे कि इसी बीच शिल्पा के लिए देव का रिश्ता आया और अपनी मौसी पर विश्वास रख कैलाश जी ने रिश्ते को मंजूरी दे दी। देव खुद भी एक बैंक में नौकरी करता था। घर में माता पिता और एक बहन माया थी जिसका ब्याह हो चुका था। उसके पिता महेश जी भी सरकारी कर्मचारी थे और कुछ ही दिनों में रिटायर होने वाले थे, और उसकी माँ निर्मला जी गृहिणी थी। कुल मिलाकर एक छोटा सा पढ़ा लिखा परिवार था। कैलाश जी संतुष्ट थे कि उनकी बेटी को पढ़ा लिखा और अच्छा परिवार मिला है। शिल्पा की शादी भी उन्होंने बहुत अच्छे से की थी और पंकज ने भी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाई थी। विवाह के शुरुआती दिन तो आराम से बीत रहे थे। सास ससुर का व्यवहार भी शिल्पा के प्रति ठीक था। निर्मला जी ने घर के कामों के लिए एक बाई रखी थी जिसका नाम लक्ष्मी था, और वो बर्तन सफाई का काम देखती और साथ ही सब्जी वगैरह काटने में निर्मला जी की मदद कर देती थी। कपड़े धोने के लिए उनके पास फुली ऑटोमेटिक मशीन थी, तो कपड़ों का ज़्यादा झंझट नहीं था। शिल्पा भी अपनी तरफ से निर्मला जी की मदद करने की कोशिश करती। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर अब शिल्पा ने थोड़े दिनों में महसूस किया था कि निर्मला जी ने लक्ष्मी के कामों में कटौती कर दी थी। अब वो सब्जियां और उसके हिस्से का काम शिल्पा के जिम्मे डाल देती थी। दफ्तर से थकी मारी आई शिल्पा का बहुत बार काम करने को दिल नहीं करता, पर फिर भी वो सास की मदद के लिए उनके साथ काम करवाती और ये उसका फर्ज भी बनता था। खैर, समय अपनी गति से गुजर रहा था। माया अपने मायके बीच बीच मिलने आती थी। शिल्पा का बहुत मन करता कि वो ननद के साथ खूब बातें करे और उसके साथ घूमने भी जाए, पर माया अपनी माँ के साथ ही बातें करने में दिलचस्पी रखती थी और भाभी से थोड़ी दूरी बना के रखती। शिल्पा का सारा समय तो दफ्तर में ही निकल जाता था। शिल्पा को लगता कि उसके कुछ भी कहने पर देव हमेशा माँ और बहन की साइड लेता और लड़ाई झगड़े को बढ़ावा ना देने के लिए शिल्पा चुप्पी लगा जाती। कुछ महीने बीते और निर्मला जी ने लक्ष्मी से बर्तन साफ करने के लिए मना कर दिया। आखिर बर्तन होते ही कितने हैं, शिल्पा खड़ी खड़ी कर दिया करेगी। शिल्पा ने जब ये सुना तो वो बोली, माँ जी, मुझे सुबह दफ्तर भी समय से पहुँचना होता है और आपको तो पता है कि सुबह सुबह कितनी भागदौड़ हो जाती है। टिफिन के साथ साथ दोपहर के खाने का काम और ऊपर से बर्तन, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। शिल्पा के तर्कों के आगे भी निर्मला जी नहीं मानी। देव से बात करने पर वो बोला, जैसा माँ चाहती है वैसा कर दो, थोड़े से बर्तनों में क्या फ़र्क पड़ता है, बाकी तो माँ और लक्ष्मी काम संभाल ही रही हैं। देव से ऐसे उत्तर की शिल्पा को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अपने मन की बात वो किसको जाकर बताती। बहुत बार उसका मन करता कि अपने मन की बात अपने पिता या भाई को बताए, पर वो उनकी परेशानी को और नहीं बढ़ाना चाहती थी। जानती थी कि उसके पिता मुश्किल से ही माँ के सदमे से बाहर निकले हैं। उस समय शिल्पा को अपनी माँ की खूब याद आती, कैसे वो उनकी लाडली थी और माँ उसे कितना प्यार से रखा करती थी। खैर, शिल्पा ने बर्तन साफ करना शुरू कर दिया। सुबह सुबह की भागदौड़ में कई बार वो अपना नाश्ता नहीं कर पाती और मेट्रो में जाकर नाश्ता करती, और अगर वहाँ भी सीट ना मिले तो वो भी उसका रह जाता। दफ्तर पहुंचकर भी 50 काम सर पर खड़े होते थे। इसी बीच देव ने एक और फ्लैट देख लिया था और उसने शिल्पा से बड़े प्यार से उसकी किस्तें भरने के लिए राजी कर लिया था। शिल्पा भी मान गई थी ये सोचकर
कि एक दूसरे के साथ से ही नई प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है। उन दिनों में निर्मला जी का व्यवहार भी उसके प्रति थोड़ा नरम हो गया था, पर शिल्पा इन सब बातों को कभी समझ नहीं पाई थी। वो तो अपना घर समझकर ही सब कुछ कर रही थी। कुछ समय और बीता तो देव ने शिल्पा से घर के खर्चों के लिए पैसे मांगने शुरू कर दिए। शिल्पा मना नहीं करती, पर एक दिन उसने पूछ ही लिया, देव, मैं नए घर की किस्तें भी भर रही हूँ। मेरी तनख्वाह से अगर सारे पैसे निकाल लिए जाएंगे तो मेरे पास क्या बचेगा? तुम्हें पैसों की क्या ज़रूरत है? घर से खाना पानी तो मिल ही रहा है ना। फिर भी कुछ पैसे तो मेरे पास भी होने चाहिए ना। ऐसा क्यों नहीं करती कि किस्तें अगर मैं भरूं और घर के खर्च तुम अपनी तनख्वाह से कर लिया करो, तो इसमें कुछ पैसे मेरे पास भी बच जाएंगे। शिल्पा की इस बात को सुनकर देव ने खूब हल्ला मचाया और उसका साथ निर्मला जी और महेश जी ने भी दिया। शिल्पा उनकी नीयत देखकर हैरान रह गई। वो समझ ही नहीं पा रही थी वो इस घर के लिए क्या है, एक बहू या पैसे कमाने की मशीन, या फिर एक काम वाली बाई जो कि दफ्तर से पैसा भी कमा कर लाए और घर के उनके काम भी करे। माया आती तो उसके लिए निर्मला जी खूब पैसे लुटाती। उसके जाने पर उसे कपड़ों और खाने पीने के सामान से भर देती। और इधर शिल्पा को इन 2 सालों में निर्मला जी ने कभी एक साड़ी भी खरीद कर नहीं दी। बाकी दिनों की तो छोड़ो, कभी उसके जन्मदिन या विवाह की वर्षगांठ पर भी उसे एक कोरी बधाई के अलावा कुछ नहीं मिला, ना पति से और ना ही सास ससुर से। हाँ, भाई और पिता बड़े प्यार से उसके लिए खूब तोहफे लाते थे, पर उन्हें देखकर भी सास का मुंह ही बना रहता था। शिल्पा को ऐसा लगता कि वो किस जाल में फंस गई है। ना तो वो अपने पिता से बात कर सकती है और इधर पति तो कुछ सुनने के लिए राजी ही नहीं था। कुछ दिनों में पता चला कि शिल्पा माँ बनने वाली है। इस खबर से उसके लिए एक नई उम्मीद की किरण जागी। लगा कि शायद बच्चे के आगमन से इन लोगों का कुछ दिल पिघल जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। निर्मला जी उसकी इस हालत में भी उसे बर्तन मंजवाती रही। शाम को दफ्तर से आकर वो रात के खाने की तैयारी करती और फिर खाने के बाद बर्तन साफ करने पर उसकी हालत खराब हो जाती। शिल्पा बहुत बार मन ही मन सोचती, क्या इन लोगों को कभी डर नहीं लगता कि आज ये मुझे तंग कर रहे हैं, कल को अगर माया को किसी ने तंग किया तो क्या ये बर्दाश्त कर पाएंगे? हालांकि वो मन से बिल्कुल नहीं चाहती थी कि माया को कोई परेशानी हो, पर ससुराल वालों का व्यवहार उसे ऐसा सोचने पर मजबूर कर देता था। शिल्पा के प्रति सबकी जातियां बढ़ती ही जा रही थी। खैर, कुछ महीनों के बाद उसने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। देव और माता पिता ने थोड़ी सी खुशी जाहिर तो की, पर सिर्फ लोगों के सामने। एक फंक्शन भी रखा और लोगों के सामने खूब बधाइयाँ ली और दी गई, पर शिल्पा, उससे तो खुशी से एक बार भी किसी ने प्यार से बात तक नहीं की। ससुराल वालों की ऐसी बेरुखी अब शिल्पा की बर्दाश्त से बाहर था। दफ्तर से उसने मैटरनिटी लीव भी ले रखी थी। बच्चे को संभालते, घर का काम करते सारा दिन बीत जाता, पर उसकी हालत देखकर भी सास ससुर का दिल नहीं पसीजता। अपना पति भी अपना कहाँ था। एक तरफ बच्चे को देखती तो दूसरी तरफ घर के काम। इन 3 सालों में वो क्या से क्या बन गई थी। एक दिन देव से किसी बात पर झगड़ा हुआ तो देव ने उसके भाई को फ़ोन मिलाकर सारी बातें उगल दी। भाई दौड़ता हुआ आया और उसे अपने साथ चलने के लिए कहा, पर शिल्पा नहीं मानी। उसे शायद अभी भी उम्मीद थी कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, पर उसकी उम्मीद सारी धरी की धरी रह गई जब एक दिन देव ने उसे घर छोड़कर जाने के लिए कह दिया। घर छोड़कर जाना, इस बात को लेकर सुनकर शिल्पा हैरान सी रह गई। कैसे कह सकता है ये इंसान मुझे घर छोड़कर जाने को? अपने बच्चे के बारे में भी इसने एक पल के लिए नहीं सोचा। पर अब शिल्पा अपने और अपने बच्चे की ज़िंदगी को ख़राब नहीं करना चाहती थी। इस इंसान के साथ रहने का क्या फ़ायदा जिससे बीवी और बच्चे की रत्ती भर भी कदर नहीं थी। शिल्पा ने भाई को फ़ोन किया और वो कुछ घंटे में उसे लेने के लिए पहुंचा। किसी ने एक बार भी शिल्पा को रोकने की कोशिश नहीं की। भाई और पिता ने शिल्पा को सहारा दिया और कहा, अब तू उस घर में कभी वापस नहीं जाएगी। मैं बैठा हूँ ना, तुझे पहले से ही सब कुछ बताना चाहिए था। इतना सहने की तुझे क्या ज़रूरत थी? इतनी पढ़ी लिखी होकर उन जाहिलों की सेवा करती रही, नौकरों की तरह काम किया। क्या ज़रूरत थी? तेरे मायके में कोई है नहीं क्या? एक बार मुड़कर तो देखा होता, तेरे पीछे मैं खड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। भाई की बात पर शिल्पा फूट फूट के रोई। कितने ही दिन लग गए थे उसे संभलने में। कुछ महीने बीतने पर भी ना ही कभी देव का फ़ोन आया और ना ही सास ससुर का। भाई के कहने पर शिल्पा ने तलाक की अर्जी दे दी। पंकज के एक वकील दोस्त की मदद से नया लिया हुआ फ्लैट भी शिल्पा के नाम कर दिया गया था। फिर कुछ महीनों के बाद पता चला कि माया को उसके ससुराल वालों ने वापस भेज दिया है, क्योंकि उसके बेमतलब के खर्चों और उसकी बदतमीजी से वो शुरू से ही तंग थे। पर हर बार वो समझौता कर लेते थे और उसे थोड़ा वक्त देते थे, इसी उम्मीद में
कि शायद कुछ संभल जाए। माया के ससुराल वालों ने शिल्पा को भी फ़ोन करके बोला कि उसने बहुत अच्छा किया जो उन जैसे लालची और हृदयविहीन लोगों से अपना पीछा छुड़ा लिया। शिल्पा सोचती कि माया अगर वक्त रहते ही संभल जाती तो ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा तो वैसे किसी भी बेटी के साथ नहीं होना चाहिए था। कुछ महीने बाद शिल्पा ने फिर से अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली थी। घर में एक आया रख ली थी जो बेटे को संभालती। पिता और आया की देखरेख में बच्चा पल रहा था। शिल्पा अब निश्चित होकर दफ्तर जाती और अक्सर सोचती कि देव कैसा बाप है जिसने एक बार भी अपने बेटे से मिलने की कोशिश नहीं की, ना ही कभी फ़ोन पर उसका हालचाल जानना चाहा। एक दिन शिल्पा और उसके भाई को बाजार में निर्मला जी और माया नजर आए। दोनों माँ बेटी के चेहरे सूखकर नीले पड़ चुके थे, बिल्कुल वैसे जैसे कभी शिल्पा का हुआ करता था। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त की माँ ने उनके चेहरे की सारी रंगत ही छीन ली हो। अपनी बेटी के दुख से निर्मला जी बेजान सी मूर्ति लग रही थी। दूसरों की बेटी को दुख देते वक्त इंसान ये नहीं सोचता कि अपनी बेटी का दुख उन्हें कैसे अंदर से तोड़ के रख देगा। दोनों शिल्पा से नजरें चुरा रही थी और शिल्पा एक आत्मनिर्भर महिला की तरह आत्मविश्वास से परिपूर्ण अपने भाई के साथ खड़ी उन्हें देख रही थी और सोच रही थी कि शायद बड़े बुजुर्गों ने ठीक ही कहा है कि वक्त की मार से डरना चाहिए। आज इस बात का सीधा साधा प्रमाण उनकी सास और ननद के रूप में उसके सामने खड़ा था। शिल्पा ने एक सरसरी निगाह उनकी तरफ डाली और सधे कदमों से अपने भाई के साथ आगे निकल गई। दोस्तों, आज भी कितने ही ऐसे लोग हैं जो बहू के दुख को बिल्कुल समझ नहीं पाते और बेटियों के दुख से उन्हें बहुत तकलीफ होती है। अगर बहू के दुख दर्द को भी बेटी के दुख दर्द की तरह समझा जाए तो घर टूटने से समय रहते बचाया जा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और ऐसी नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।